नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं मार्केट, बाजार, और बाजार में जितने भी इंपॉर्टेंट मार्केट के स्ट्रक्चर हैं सब पे उस पे करेंगे बात। चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे वो इम्परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, ओलिगोपोली हो, मोनोपोली हो, सब पे बहुत ही आराम से, बहुत ही कंसंट्रेशन से बात करेंगे ताकि ये सारा मार्केट स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और कभी किसी तरह का कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आपको ना हो। तो देवी और सज्जनों, बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और बहुत हद तक अपना खुद का नोट्स बनाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अंत में अपना ही नोट्स काम आता है, किसी दूसरे के नोट्स से कभी किसी का भला हुआ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं मार्केट। सबसे पहला प्रश्न है कि व्हाट इज मार्केट, बाजार होता क्या है। मुझे कई बार मेरे स्टूडेंट आते हैं और वो कहते हैं कि सर चलिए चला जाए इस बाजार। तो बाजार का मतलब एक स्पेसिफिक प्लेस से वो लोग लगाते हैं, और एक लेमन भी कई बार बाजार को एक स्पेसिफिक प्लेस से जोड़ के देखता है कि एक बाजार का भौतिक अस्तित्व होता है, एक जगह होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स इकट्ठा होते हैं और चीज़ों का जो है सेल एंड परचेज होता है। इसी को बाजार कहते हैं, नॉर्मली इसको बाजार कहते हैं। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार को देखोगे बेटा, तो बाजार एक बहुत ही वाइड सेंस में यूज होने वाला एक टर्म है। ये बहुत ही व्यापक है, ये इसका जो डेफिनेशन है बहुत ही व्यापक है। यहाँ पे बाजार का मतलब सिर्फ एक बाजार की भौतिक उपस्थिति ही बाजार नहीं है, बल्कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बाजार भौतिक रूप से कहीं उपस्थित हो। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बायर्स और सेलर के बीच किसी तरह का कहीं भी इंटरेक्शन हो। अगर किसी भी तरह के बायर और सेलर के बीच इंटरेक्शन हो रही है और परचेज हो रही है, सेल हो रही है और दोनों के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो बाजार कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि भौतिक रूप से, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि भौतिक रूप से अगर बाजार है तो बाजार नहीं है। नो डाउट वो बाजार है। अगर भौतिक रूप से आप अमीनाबाद में जाते हो तो ये बाजार है, सिविल लाइंस में जाते हो इलाहाबाद के तो ये बाजार है, मुखर्जी नगर दिल्ली में जाते हो तो ये बाजार है। बट कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही बाजार है। बाजार इसके अतिरिक्त फ्लिपकार्ट और अमेज़न भी जो है एग्जाम्पल है मार्केट के, जहाँ पे सेलर और बायर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और बार्गेनिंग भी करते हैं, और आप देखोगे कि प्राइस जो है एक लेवल पे स्टेबल होने का प्रवृत्ति पाई जाती है, एक जगह कीमत निर्धारित होती है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है जो आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि मार्केट में सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली एग्जिस्ट करे, जरूरी नहीं है, क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है फिजिकली एग्जिस्ट। तो पहली विशेषता है इसकी फिजिकली एग्जिस्टेंस, जो कि अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर, कि क्या जो बायर और सेलर के बीच है उसमें इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं, अंतरक्रिया हो रही है कि नहीं, एक दूसरे पे वो इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। अगर वो इंटरेक्शन करते हैं तो बाजार है। इस तरह आप समझ सकते हो कि बाजार की जो अवधारणा है अर्थशास्त्र में वो थोड़ा सा व्यापक है, ब्रॉडर है, जो नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, जहां पे बायर और सेलर इंटरेक्ट करें और एक प्राइस इक्विलिब्रियम स्थापित हो, जहां पे एक प्राइस डिटरमाइन करने की प्रवृत्ति हो और कीमतें समान होने की प्रवृत्ति हो। जहां भी आप देखोगे बायर एंड सेलर होंगे, वो कीमत एक जगह पे आके स्थिर होने की प्रवृत्ति होती है, उसी को बाजार कहते हैं। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अब आप समझ सकते हैं कि बाजार का वर्गीकरण किया गया वो कई तरीके से किया गया है कि लोकल मार्केट है, नेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है। इसके भी आधार पर आप कर सकते हो। टाइम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो कि टाइम क्या है, वेरी शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड है, लॉन्ग पीरियड है, वेरी लॉन्ग पीरियड है। जैसे मार्शल ने कहा कि आप टाइम के अकॉर्डिंग भी मार्केट का बंटवारा कर सकते हो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बेटा मार्केट का होता है वो हम कंपटीशन के आधार पे करते हैं, और उसी को इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा हम स्टडी करते हैं, और प्रश्न भी आप देखोगे सबसे ज़्यादा इसी पे आते हैं कि कंपटीशन के आधार पर हम बाजार का वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो देखिए जो नेक्स्ट स्लाइड है मेरा वो इसी के ऊपर बेस है। मार्केट का वर्गीकरण हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। हम यहाँ पे कंपटीशन के आधार पे कर रहे हैं। तो आइए इस पे बात करते हैं। देखिए बाजार में यहाँ पे दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो है परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण रोजगार एक तरफ, और एक दूसरे छोर पे इसका खड़ा है मोनोपोली, एकाधिकार। बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो मार्केट है उसके दो एक्सट्रीम सिचुएशन है, एक को हम परफेक्ट कंपटीशन कहेंगे और दूसरे एक्सट्रीम सिचुएशन को हम मोनोपोली कहेंगे। इसके बीच में एक बाजार है जिसके लिए हम शब्द यूज कर रहे हैं दोस्तों इम्परफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता। तो देखो सबसे पहले हम एक्सट्रीम को समझ लें, और मैं ये एक्सट्रीम इन्हें क्यों कह रहा हूं इसको समझ लें। फिर जो
आपके व्यवहारिक जीवन के पास बाजार संरचना है उसको समझ लें। ये एक बाजार का इंट्रोडक्शन है आपके लिए, ताकि आने वाले लेक्चर को आप बहुत ही आसानी से समझ सको, बहुत ही आपके लिए ग्राह्य हो जाए, इसलिए इस लेक्चर को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि बाजार जो है जहां पे क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और कीमतों में एक जो है स्थिरता की प्रवृत्ति पाई जाती है और एक जगह पे कीमतों में समानकरण इक्वलाइजेशन की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसमें दो एक्सट्रीम सिचुएशन की सबसे पहले हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन की, पूर्ण प्रतियोगिता की। देखिए शब्द से जरा ध्यान से सुनिएगा, नाम है इसका पूर्ण कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। और परफेक्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, पूर्ण इसका मतलब यहां प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू दिस नेम, इससे ये पता लग रहा है। लेकिन अभी अंत में जाके आपको समझ में आ जाएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें किसी तरह की प्रतियोगिता नहीं होती। क्या शानदार कुशियानी सर ने लिखा है, मैडम ने लिखी है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि परफेक्ट कंपटीशन वो कंपटीशन है जिसमें किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं। और आपको ये जब मैं ये कह रहा हूं तो थोड़ा सा जान के हैरानी लग रही होगी कि सर ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आज तक आप यही जानते होंगे कि परफेक्ट कंपटीशन वो कंपटीशन है जहां बहुत जबरदस्त प्रतियोगिता होती है, बहुत भयंकर प्रतियोगिता होती है, परफेक्ट कंपटीशन होता है। लेकिन देवी और सज्जनों, परफेक्ट कंपटीशन में कोई कंपटीशन नहीं होता। अब प्रश्न है कि परफेक्ट कंपटीशन में कोई कंपटीशन क्यों नहीं होता है, तो आइए हम बात करें। सबसे जो है बेसिक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लार्ज नंबर्स ऑफ बायर एंड सेलर। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी बाजार संरचना होती है जहां पे जो सेलर है, बेचने वाला उत्पादक है, और जो खरीदने वाला बायर है, दोनों की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है, लार्ज नंबर की होती है, बहुत ही ज्यादा। अब देखो बायर्स और सेलर अगर बहुत ज्यादा है तो कोई भी जो सेलर है उसकी सप्लाई मार्केट की बहुत छोटी भाग होगी। इसी तरह किसी एक जो परचेज करने वाला है, क्रेता है, उसका डिमांड बहुत शार्ट होगा। तो ये दोनों लोग मार्केट प्राइस को किसी तरह से प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो कीमत है वो एकदम से स्थिर होगी, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। अगर कीमत स्थिर है दोस्तों, तो आपको मैं परफेक्ट कंपटीशन में सिखाऊंगा कि अगर कीमत स्थिर है तो यहाँ पे AR एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू भी स्थिर होंगे और इसी के बराबर होंगे। और आपको मैं बताऊंगा आगे भी वीडियो में कि जो एवरेज रेवेन्यू है वही डिमांड कर्व है। इसका मतलब जो यहाँ पे जो डिमांड कर्व है प्रोड्यूसर का वो परफेक्टली इलास्टिक है, पूर्ण लोचदार है, और एक दिए हुए कीमत पे वो सब चीज यहाँ पे जितना चाहे वो चीजों को सेल कर सकता है। एवरेज रेवेन्यू यही है, मार्जिनल रेवेन्यू यही है, डिमांड कर्व भी होता है, और ये जो है आप देखोगे एक्स के पैरेलल है, मतलब पूर्णतः लोचदार है, परफेक्ट इलास्टिक है। पहली विशेषता आप समझ गए कि क्रेता और विक्रेता की बहुत ज्यादा संख्या। अब ये कीमत दिया हुआ है तो कीमत ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, क्योंकि इतना पावर ना तो क्रेता में ना तो विक्रेता में कि इसकी कीमतों को प्रभावित कर सके, पहली विशेषता। और ये जो क्वेश्चन की जो इसमें जो है मांग वक्र है उत्पादक का, वो पूरी तरीके से जो है परफेक्टली इलास्टिक होगी। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरी चीज, जो ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं देवी और सज्जनों, वो एकदम से होमोजीनस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। होमोजीनस का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट ये फर्में प्रोड्यूस करेंगी उसमें किसी भी तरह का अंतर नहीं होगा, वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होगी। ध्यान रखिए, मैं दूसरा शब्द बोल रहा हूं जो आपके कंपटीशन में कई बार पूछा गया है कि ये परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होगी, पूर्ण स्थानापन्न होगी। तो क्या हुआ, पूर्ण स्थानापन्न, पूर्ण स्थानापन्न, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होंगी। प्रोडक्ट होमोजीनस होगा, मतलब एक समान होगा, उसमें किसी तरह के अंतर नहीं होंगे। मतलब एक ऐसे बाजार संरचना की आप परिकल्पना करिए, मैंने कहा एक्सट्रीम सिचुएशन है जिसमें जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसमें किसी भी तरह का अंतर नहीं है, ना तो प्राइस का अंतर है, ना क्वालिटी का अंतर है, ना क्वांटिटी का अंतर है, एक ही तरह के, इसी को बोलते हैं समरूप उत्पाद, होमोजीनस प्रोडक्ट, और वो एक दूसरे से परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो। तो जरा दोस्तों सोचो, जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो तो मार्केट प्राइस कैसे डेविएट करेगी, कैसे कोई जो विक्रेता है वो ज्यादा पैसे चार्ज कर पाएगा, ये भी नहीं। तो दूसरी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझिए। इसके अतिरिक्त ये होता है कि फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होती है। जो फर्में हैं जब चाहे आए जब चाहे जाए, उसमें कोई रोक टोक नहीं होता है। इसकी आगे वाली विशेषता होती है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो पूर्णतः मोबाइल होते हैं, पूरा ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज होता है। तो दोस्तों ये जो बाजार संरचना है इसको आप परफेक्ट कंपटीशन कहते हो। लेकिन अगर इसके एजम्पशंस को आपने देखा और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने सुना, तो आप जरा बताओ कि जो सेलर्स है जो संख्या में बहुत ज्यादा है, वो एक ऐसे प्रोडक्ट को बना रहे हैं जो कि परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हो, ना उसके रंग में अलग है, ना रूप में, ना कास्ट में, ना क्वालिटी में, ना क्वांटिटी में।
तो इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस है वो एक ही बराबर सभी फर्मों के ऊपर है, कोई ज़्यादा और कोई कम नहीं। ये भी नहीं कि कोई मार्केट में कोई शॉप अट्रैक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी एक समान है। तो जरा बताओ इसमें कौन सी कंपटीशन हो जाएगी? इट मीन टू से देयर इज नो कंपटीशन इज परफेक्ट कंपटीशन। जहां पे किसी भी तरह का कंपटीशन ना हो, जहां पे कंपटीशन का पूर्णतः एब्सेंसी हो, उसी को हम परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। उत्पाद समरूप है, कीमतें दी हुई है, बायर सेलर्स बहुत बड़े पैमाने पे हैं, फर्में जब चाहे तब आएं, जब चाहे तब जाएं, सबको पूर्ण ज्ञान है, मतलब सबको सब कुछ जानकारी भी है यहाँ पे, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी है। तो आप जरा बताओ यहाँ पे कहाँ से प्रतियोगिता उपस्थित होगी? इसलिए मैं कहता हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन वो है जहां कोई कंपटीशन नहीं है। और ये एक काल्पनिक सिचुएशन है, आप इसके एग्जाम्पल को खोज नहीं पाओगे अपने व्यवहारिक जीवन में कि आप एक ऐसे बाजार में जा रहे हो जिसमें जो प्रोडक्ट है वो एकदम से होमोजीनस है और एकदम से परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, किसी तरह का अंतर नहीं है। आप अगर सब्जी मार्केट में जाते हो तो लोग कहते हैं कि आप अगर प्याज देखोगे तो एक ही क्वालिटी की मिल जाएगी आलू, लेकिन मैं देखता हूं कि वहां भी क्वालिटी के डिफरेंस होते हैं। आलू कुछ 40 रुपए केजी भी मिलता है, कुछ 30 रुपए केजी भी मिलता है, ओनियन कुछ जो है 30 रुपए केजी भी है, 25 रुपए केजी भी है, क्योंकि वहां भी क्वालिटी का डिफरेंशिएशन है। तो इतने आसानी से आप व्यवहारिक जीवन में परफेक्ट कंपटीशन को नहीं पाओगे जहां पे सिर्फ जो है होमोजीनस प्रोडक्ट बन रहे हो और इसमें किसी तरह का डिफरेंशिएशन आप न कर पाए। दूसरा बाजार संरचना जो एक्सट्रीम है बेटा, वो मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब है कि जो बेचने वाला है वो अकेला हो, अकेला विक्रेता, मोनोपोली, उसी की जो है एकाधिकार चल रहा है, एक ही विक्रेता हो, मतलब एक प्रोडक्ट हो उसका जो है एक ही विक्रेता हो, और जो भी प्रोडक्ट ये बना रहा है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं हो। मोनोपोली एक ऐसी बाजार संरचना है जिसमें एक सेलर है और जो ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसको कोई जो है उसकी जो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई भी उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही फर्म है और वही उद्योग है। इसका मतलब फर्म और उद्योग में कोई फर्क नहीं है, जो इंडस्ट्री डिमांड कर्व होगी वही फर्म की डिमांड कर्व होगी, अकेला सेलर होगा और जो भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करेगा उसका जो है कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, कोई भी उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे। तो आपने देखा कि एक तरफ से है परफेक्ट कंपटीशन जहाँ की फर्मों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनके प्रोडक्ट जो है होमोजीनस है, परफेक्ट। दूसरा एक है कि एक ही सेलर है, बाकी कोई सेलर नहीं। जैसे मान लो, परिकल्पना करो, ये भी हाइपोथेटिकल है, व्यवहारिक जीवन में आपको पाया नहीं जाएगा, कि मान लो एक सिर्फ BSNL है और वो सिर्फ कम्युनिकेशन की कंपनी है और वही चीज़ों को सेल कर रही है, उसके कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। दैट इज द मोनोपोली। मोनोपोली में जो क्या होगा, जो इंडस्ट्री होगा वही फर्म होगा और फिर जो है वो जो है चीज़ों को सेल करेगा, खरीदार इसके बहुत होंगे। लेकिन यहाँ भी दो तरह के मोनोपोली में फ़र्क किया जाता है, एक को हम बोलते हैं मोनोपोली, दूसरे को हम बोलते हैं प्योर मोनोपोली, जो मैं आपको मोनोपोली में बताऊंगा। प्योर मोनोपोली वो हो जाएगी जिसमें जो प्रोडक्ट होते हैं उसके कोई भी सब्स्टिट्यूट ना हो। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो, वहाँ मैं बोलूँगा कोई भी सब्स्टिट्यूट ना हो। और ऐसे में जो प्योर मोनोपोली है वो सारा का सारा इनकम जो है कंज्यूमर को ले लेगी और उसका डिमांड कर यूनिट इलास्टिक होगा। इट मीन टू से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ध्यान से समझ लीजिए, फिर से बताऊंगा मोनोपोली में, लेकिन फिर यहाँ भी समझ लीजिए, ये क्वेश्चन कईयों बार पूछा गया है नेट, JRF और डिफरेंट एग्जाम में। तो थोड़ा सा ध्यान रहो कि यहाँ जो मोनोपोली है ना, जो मोनोपोली है, यहाँ पे एकाधिकार जो है, यहाँ पे दो तरह के एकाधिकारी की बात होगी। एक मोनोपोली की बात होगी और मोनोपोली के अतिरिक्त आपकी बात होने वाली है प्योर मोनोपोली की, जहाँ पे जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करेगा उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा और उसकी जो डिमांड कर्व होगी ना वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा और उसके एवरी पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो यूनिट के बराबर होगी, यूनिटरी होगी। तो ये दोनों ही जो मार्केट के कंडीशन है बेटा वो एक्सट्रीम है, व्यवहारिक जीवन में नहीं पाए जाते हैं। आप इसको इमेजिनरी सिचुएशन ही मान सकते हो। मार्केट में, जिस देश में मार्केट में हम रहते हैं उसमें ये वाली चीज़ें ज़्यादा कारगर होती हैं, जिसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में इसका जो है, इसका नाम चैम्बरलिन के साथ भी आप देखते हैं और इसका जो है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के साथ भी इसके नाम को आप जोड़ते हो, मतलब अपूर्ण प्रतियोगिता। यहाँ पे प्रतियोगिता तो पूर्ण थी, जिसमें कोई प्रतियोगिता ही नहीं था, ये है अपूर्ण प्रतियोगिता। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन में तीन बाजार संरचनाओं को पढ़ोगे आप। एक तो डुओपोली, द्वैधिकार, दूसरा पढ़ोगे ओलिगोपोली, अल्पाधिकार, और एक पढ़ोगे मोनोपोलिस्टिक, एकाधिकारिक प्रतियोगिता। एकाधिकारिक प्रतियोगिता इसको कहते हैं। मतलब
एकाधिकार भी है और प्रतियोगिता भी, एकाधिकारिक प्रतियोगिता। तो आइए इसको थोड़ा सा आपको मैं समझा लूँ। डुओपोली का मतलब है जब बेचने वाले सिर्फ दो हैं, जिसमें आप कोनोट के मॉडल को पढ़ोगे, चेम्बरलिन के मॉडल को पढ़ोगे, बर्ट्रेंड के मॉडल को पढ़ोगे। ये अल्पाधिकार का एक सबसे सिंपल फॉर्म होता है, जिसमें जो फर्में होती हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होकर डिसीजन लेती हैं। मतलब इसमें किसी तरह का कोलिसिव एग्रीमेंट नहीं होता है फर्मों के बीच, किस तरह का संधि नहीं होता है, बल्कि स्वतंत्रता पूर्वक काम करती है। लेकिन ये जरूर है कि आपके जो प्रोडक्शन या फिर प्राइस के डिटर्मिनेशन का जो डिसीजन है, चूंकि दो ही फर्में हैं जो प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उसके ऊपर पड़ेगा जरूर इसका असर। तो डुओपोली में जो सेलर है, उत्पादक है, उसमें वो दो है, द्वयाधिकार, इसलिए इसको बोलते हैं दो का अधिकार, द्वयाधिकार। मोनोपोली में एक था, यहाँ दो अधिकार है, यहाँ दो ही फर्में होंगी, दो प्रोड्यूस करेंगी। देखिए एक दूसरी मार्केट संरचना है जिस पे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, और मैं देखता हूँ इंटरव्यू में भी लोग बहुत ज़्यादा प्रश्न मोनोपोलिस्टिक से कंपटीशन से पूछते हैं। और ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चेम्बरलिन साहब ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। देखिए ये मोनोपोली और कंपटीशन का एक मिला जुला रूप है, लेकिन इसके ज़्यादातर विशेषताएं आप देखोगे परफेक्ट कंपटीशन के पास है। मतलब इसमें भी बायर्स और जो सेलर्स होते हैं वो संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर भी फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट पाई जाती है, ओके ना। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, एक ही चीज़ है जो परफेक्ट कंपटीशन से इसको अलग बना देती है, कि जो परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्में हैं बेसिकली वो होमोजीनस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए तुम देखोगे परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री शब्द प्रयोग हुआ है, कि ऐसे फर्मों का समूह जो कि होमोजीनस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, दैट कॉल्ड इंडस्ट्री। देखो कई बार एक प्रश्न पूछा गया इंडस्ट्री एंड प्रोडक्ट ग्रुप, ध्यान से सुनिएगा। एक मैं कह रहा हूं उद्योग, उद्योग क्या होता है? ऐसे फर्मों का समूह जो एक ही तरह के उत्पाद को बनाए, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है, उद्योग क्या है? अगर मैं आपको समझा लूँ दो चीज़ें, एक होता है इंडस्ट्री, यद्यप मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री इसको बोलते हैं उद्योग, उद्योग। और एक होता है प्रोडक्ट ग्रुप, उत्पाद समूह, उत्पाद समूह। देखो तो जो इंडस्ट्री है बेटा, उद्योग है, वो ऐसे फर्मों का समूह है, ऐसे फर्मों का समूह है, ऐसे फर्मों का समूह है जो होमोजीनस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। होमोजीनस मतलब ऐसे फर्म, बहुत से फर्में हैं जो मिलेंगी और होमोजीनस प्रोडक्ट बनाएंगी, समरूप उत्पाद बनाएंगे, समरूप। अगर इनके कॉम्बिनेशन को आप देखोगे तो उद्योग कहेंगे। जैसे आप कहते हो ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो जितने भी फर्म होते हैं वो टेक्सटाइल रिलेटेड काम करते हैं। आप बोलते हो शुगर इंडस्ट्री, तो शुगर वाले काम करेंगे। आप बोलते हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो जितने भी फर्म है वो ऑटोमोबाइल को बनाती है। मतलब जब फर्मों का समूह एक होमोजीनियस प्रोडक्ट को ही प्रोड्यूस करे तो दैट कॉल बेटा इंडस्ट्री, उसको हम उद्योग कहते हैं। कई बार देखो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त एक कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट ग्रुप का, जो कि चेम्बरलिन साहब ने दिया था, जो कि चेम्बरलिन साहब ने दिया था। चेम्बरलिन ने प्रोडक्ट ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था। और ये जो कॉन्सेप्ट यूज होता है प्रोडक्ट ग्रुप का, वो होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मतलब एकाधिकारिक प्रतियोगिता में, एकाधिकारिक प्रतियोगिता में। ये क्या होता है एकाधिकारिक प्रतियोगिता में? जिसमें जो फर्में होती हैं वो ऐसे प्रोडक्ट को बनाती हैं जो क्लोज सब्स्टिट्यूट हो। मतलब यहाँ पे समरूप नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट, नज़दीकी स्थानापन्न है। लाइक एग्जांपल साबुन है, तो साबुन में आपके पास लक्स भी है, सिंथॉल भी है, और इसमें मोती भी है, पियर्स भी है, और जो है कई तरह के आपके पास सोप है, लाइफबॉय भी है। तो आप चाहें तो पियर्स से आप नहा लो, आप चाहें तो लाइफबॉय से। लेकिन देखो बेटा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट है प्रोडक्ट, और आपके डॉप की कीमत अगर आप देखोगे तो वो 50 रुपये है, पियर्स की कीमत आप देखोगे तो 60 रुपये आपको मिल जाएगी, लेकिन लाइफबॉय आपको 25 रुपये में मिल जाएगी, पतंजलि की जो है 18 रुपये में मिल जाएगी। इसका मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट है वो डिफ्रेंशिएटेड तो है, लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट है। अगर नहीं साबुन है तो पतंजलि बाबा रामदेव वाले से नहा लिया, रगड़ रगड़ के, कितना अच्छा लगता है कि नहीं। स्वदेशी के नाम पर बाबा तहलका मचाए पड़े हैं, उनसे शानदार बिजनेसमैन दुनिया में कोई होगा नहीं, है कि नहीं। स्वदेशी सामान देखिए बेच के, और पूरा, मैं IAS का इंटरव्यू देने गया था, मुझसे काफ़ी सवाल बाबा रामदेव से पूछे गए थे। मैं आपको बताऊंगा किसी दिन, काफ़ी सवाल मुझसे बाबा रामदेव से पूछे गए थे, क्योंकि
इंटरव्यू हमेशा देने का एक तरीका है कि आप एग्जामिनर के पाले में खेल रहे हो या अपने पाले में एग्जामिनर को खिला रहे हो। तो आप प्रयास करिए कि अपने ही पाले में एग्जामिनर को खिला लें। तो बड़ा मज़ा आया था। बताऊंगा मैं किसी दिन, चर्चा आपसे करूंगा कि किस तरह से इंटरव्यू हुआ था, यूपीएससी का आईएएस का इंटरव्यू मेरा। तो प्रोडक्ट ग्रुप में जो उत्पाद समूह है उसमें ऐसे फर्म हैं जो कि क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को बनाते हैं। मतलब फर्में तो हैं लेकिन वो लाइफबॉय बना रहा है, हमाम बना रहा है, रेक्सोना बना रहा है। तो प्रोडक्ट तो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है हमारे पास आज तक, तो हमाम से नहा लेंगे, हमाम नहीं तो मोती से लगा लें, मोती पियर से नहा लेंगे, क्या नाम है, डिटॉल से नहा लेंगे। लेकिन जो प्रोडक्ट है उसकी मोनोपोली है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। अब डिटॉल ही बनाएगा, वो लाइफ बॉय थोड़े बना लेगा। तो अपने प्रोडक्ट के ऊपर तो मोनोपोली है, लेकिन प्रोडक्ट अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो दे कार्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और इसमें जो फर्में होंगी और वो जो बनाएंगे एग्लोमेरेशन, तो उसको इंडस्ट्री आप नहीं बोलोगे, उसको आप बोलोगे प्रोडक्ट ग्रुप। तो पूछा जाता है प्रोडक्ट ग्रुप का कंसेप्ट, उत्पाद समूह। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? उत्पाद समूह की अवधारणा किसने दिया था? तो उत्पाद समूह की अवधारणा आपको दिया गया था चेम्बरलिन महोदय के द्वारा। चेम्बरलिन ने प्रोडक्ट ग्रुप एक आधिकारिक कंपटीशन में दिया है और वो बताते हैं कि जो क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हैं, जो डिफ्रेंशिएटेड है एक दूसरे से बट हैं तो क्लोज सब्स्टिट्यूट, मतलब लक्स है और डिटॉल है तो क्लोज सब्स्टिट्यूट, नहा लेंगे किसी से। लेकिन डिटॉल का अपने ब्रांड के ऊपर मोनोपोली है और लक्स का अपने जो है ब्रांड के ऊपर मोनोपोली है। तो दोस्तों ये होते हैं प्रोडक्ट ग्रुप, उत्पाद समूह। तो ये जो बनाते हैं फर्मों के समूह को, तो आपको समझ में आ गया दो कॉन्सेप्ट, एक उद्योग एक प्रोडक्ट ग्रुप का। तो उद्योग का कॉन्सेप्ट आप देखोगे परफेक्ट कंपटीशन में होगा और इसका यूज आप समझ जाओगे किस में होगा, मोनोपोलिस्टिक में। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ये वाला चार्ट हमारा कि डुओपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक में सिर्फ एक ही बड़ा अंतर है यहाँ परफेक्ट कंपटीशन से कि यहाँ प्रोडक्ट जो है समरूप नहीं है, होमोजेनियस नहीं है, बल्कि डिफरेंशिएटेड है और एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट है। आगे ये ओलिगोपोली। ओलिगोपोली एक ऐसी बाजार संरचना है जो हमारे व्यवहारिक जीवन के सबसे करीब है। जब फर्मों की संख्या 10-12 हो जो सेल कर रही हो और वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस हो, तो इसको बेटा ओलिगोपोली हम कहते हैं। ओलिगोपोली में क्या होती है, एक ऐसी बाजार संरचना होती है कि जो कि बहुत ही आपके और हमारे व्यवहारिक जीवन के करीब है। कोई भी प्रोडक्ट है जिसके फर्मों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, 8-10 है, कुछ है, इसलिए इसको बोलते हैं कंपटीशन एमंग फ्यू, कुछ में प्रतियोगिता। लाइक एग्जांपल अगर आपसे मैं सवाल पूछ लूँ कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप 100 फर्मों के नाम नहीं बता पाओगे। आप टाटा का नाम बताओगे, टोयोटा का नाम बताओगे, महिंद्रा का नाम बताओगे, हुंडई का नाम बताओगे, होंडा का नाम बताओगे और क्या नाम है, निसान का नाम, तो 10 जाते जाते थक जाओगे। फिर इसी तरह मैं बोला कम्युनिकेशन में मोबाइल का बताओ, तो तुम ऐसे ही बताओगे कि वहाँ पे जो है नोकिया आप बता लोगे, सैमसंग बना लोगे, वीपो बता लोगे, ओप्पो बता लोगे, आईफोन, तो 10 जाते जाते हालत खराब हो जाएगी। तो एक्चुअल में आप ऐसे ही टूथपेस्ट ले लो, ब्रश ले लो, एसी ले लो, पंखा, सब कुछ में ऐसे देखोगे फर्मों की संख्या 8-10 के बीच होगी और कंपटीशन इन्हीं का। अब कंपटीशन इन्हीं का होगा तो इसको बोलेंगे कंपटीशन एमंग फ्यू और ये सबसे व्यवहारिक जीवन के करीब है। इसको बोलते हैं बेटा ओलिगोपोली। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा पाएगी और इनका एक ग्रुप बिहेवियर होगा, ओके ना। तो इनका ग्रुप बिहेवियर है, इंटरडिपेंडेंसी, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ये आश्रित रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इनके मांग वक्र को आप डिटरमाइन नहीं करेंगे, इनके डिमांड कर्व में जो है इनडिटरमिनेटनेस की स्थिति पाई जाती है और निर्धारितता की स्थिति रहेगी। अब जरा सोचो आपके डिसीजन का दूसरे के ऊपर तुरंत इमीडिएट इफेक्ट होगा, तो हाउ कैन यू डिसाइड योर डिमांड कर्व? वो तो चेंज होगा, प्राइस वो चेंज करेगा, आपके कंज्यूमर चले जाएंगे। तो देन आप देखोगे कि जो ओलिगोपोली है ना, उसमें जो डिमांड कर है वो मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के तरीके से आप स्टेबल टाइप का नहीं खींच पाओगे, वहाँ पे इनडिटरमाइन हो जाएगा, मतलब वहाँ निर्धारण नहीं कर पाओगे। तो बड़ी शानदार चीज़ है ये। तो आप समझ पा रहे हो ना, ये है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो बेटा ये जो है बाजार संरचना है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी चीज़ें हैं थोड़ी सी जो आपको जानना चाहिए। देखिए अब तक मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बता दिया, मोनोपोली के विषय में बता दिया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के विषय में बता दिया, ओलिगोपोली बता दिया, डुओपोली। एक और भी होता है बेटा मोनोप्सोनी। कई बार देखिए आपसे पूछा जाता है मोनोप्सोनी, क्रेता अधिकार। एक ऐसी बाजार संरचना के विषय में आप सोचिए जिसमें सिर्फ एक ही क्रेता हो। विक्रेता कई हो सकते हैं बट क्रेता एक ही हो, सिर्फ एक क्रेता हो। ऐसे बाजार को जिसमें सिंगल बायर हो उसी को हम बोलते हैं मोनोप्सोनी मार्केट। ऐसी बाजार संरचना जिसमें सिंगल एक ही बायर हो उसको हम बोलते हैं मोनोप्सोनी। लाइक इसके एग्जाम्पल देना बहुत मुश्किल है। जैसे मेरे छोटे इधर भतीजे बैठे हैं, इनसे मैंने पूछा, बहुत तेज हैं पढ़ने में, हम कहे बताओ भाई कुछ एग्जाम्पल खोज के। तो बोले कि माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है, गूगल हो सकता है, नेट पर भी इन्होंने सर्च मारा था। और ये जो चीज़ें हैं वो सिंगल
ओके ना। यहाँ पे सिर्फ जो है मोनोप्सोनी एक ही बेचने वाला है, वॉलमार्ट का इन्होंने एग्जाम्पल बताया था। लेकिन फिर भी आप व्यवहारिक जीवन में देखोगे तो सही से ये आपको आएगा नहीं कि अकेले ही। कई बार लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो खरीदार है डिफेंस इंस्ट्रूमेंट्स के। जैसे अगर आपके पास अर्जुन टैंक अगर कोई बना रहा है, या फिर आपने बोफोर्स खरीदा, या फिर आपने राफेल खरीदा, तो गवर्नमेंट ने खरीदा, अकेले जो है वो खरीदार है। तो फिर भी इसके एग्जाम्पल बहुत कठिनाई से आपको मिलेंगे, बट कंसेप्टली आप समझे रहिएगा कि पूछा बहुत जाता है। मोनोप्सोनी बोलते हैं इसको, मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी क्रेता अधिकार, एक ही क्रेता है, उसी का अधिकार है, वही खरीदेगा, बाकी कोई क्रेता आपके पास नहीं है। सेलर तो हो सकते हैं बट खरीदने वाला कोई नहीं होता। इसको बेटा बोलोगे मोनोप्सोनी, तो आपके एग्जाम में बेटा पूछा जा सकता है मोनोप्सोनी क्या होती है। इसको बोलते हैं क्या हुआ, सिंगल। इसको होते हैं सिंगल, ये जो होता है सिंगल जो है बायर होता है। एक होता है बायलेटरल मोनोपोली, जिसमें क्रेता भी एक हो और विक्रेता भी एक हो, उसको बोलते हैं बायलेटरल। दोनों के अधिकार है, हम बेचेंगे तुम खरीदोगे, तुम बेचोगे हम खरीदेंगे, मतलब एक तुम एक हम, तुम्हारा एक अधिकार एक हमारा अधिकार। ये पति पत्नी टाइप का हो गया है मामला, है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट हैं जो बाजार संरचनाओं के हैं, और ये कंपटीशन के आधार पे बेटा बांट लिए गए हैं, और इसी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो पहली मेरी क्लास थी दैट इज़ द सिंपल इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जिसमें हमने आपको बाजार से परिचित कराया और जो बाजार के स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है उससे परिचित कराया। लेकिन ये इसमें काफ़ी जानने वाली चीज़ें हैं, और आपके परीक्षा में तो सारा क्वेश्चन इसी लेक्चर से ही आ जाएगा, इतना टफ पूछा ही नहीं जाएगा। तो इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, अपना खुद का नोट्स बना लीजिए। और कुछ लोग कहते हैं कि सर आप बोर्ड के सामने खड़े हो जाते हैं, देखिए ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहाँ बोर्ड के सामने खड़े। तो कुल मिला जुला के जो है ये सब मामला है मार्केट स्ट्रक्चर का। और आगे अब हम शुरू करेंगे, तो सबसे पहला चैप्टर शुरू करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के विषय में। परफेक्ट कंपटीशन जब करा लेंगे हम, तो फिर आएंगे मोनोपोली के ऊपर, मोनोपोली के बाद मोनोपोलिस्टिक, और फिर ओलिगोपोली। तो ये जो बाजार संरचनाएं आपको मैं पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, और आप इसमें इस मास्टर बन जाओगे। तो बस एक ही शर्त है, हमारी प्राइमरी कंडीशन यही है कि बस आप इतना करो कि जो कुछ हम लिखते हैं, जो कुछ हम पढ़ाते हैं, उसका सेल्फ नोट्स बेटा जरूर बनाओ। क्योंकि मेरा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है बेटा, जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था और दिल्ली में हर कोचिंग के नोट्स अवेलेबल होते थे। आप 4000 रुपया खर्च करो, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन वो सारे नोट्स अलमीरा के ऊपर फेंके रह गए, काम नहीं आया। अंत में आईएएस और पीसीएस में काम वही आया है जो बेटा खुद का लिखा हुआ था, जो खुद का नोट्स बनाया हुआ था। आपको लगता होगा कि सर ये चीज़ बार बार कहते हैं, सर जो बात करते हैं बहुत पते की बात करते हैं। सेल्फ नोट्स आपको बहुत आगे लेके जाएगा, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा सोचिए मत, लिखना शुरू करिए, क्योंकि राइटिंग जो आपको परफेक्ट बनाएगा, हमेशा लिखना आपको पूर्ण बनाता है। मेरा ये शुरू से कॉन्सेप्ट रहा है कि जब मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता था तो मैं लिखता था। लिखते रहिए, जब लिखिएगा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, और इवन जो डायग्राम आप कभी नहीं बना पाते हो ना, उसको बनाना शुरू करोगे। मार्केट में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप देखोगे डायग्राम ही होगा। तो बेटा हर चैप्टर में जो भी डायग्राम होगा खुद बनाने का प्रयास करिएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि सर आप नोट्स दे दो, वही डायग्राम देख के आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। फिर आप परफेक्ट कंपटीशन में भी आप फर्म जो है शॉर्ट रन लॉन्ग रन में कैसे इक्विलिब्रियम को स्टेबलिश, वो भी नहीं कर पाओगे। तो बेटा हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो चीज़ें हम बताएं उसका नोट्स बनाइए और उसका डायग्राम खुद बनाइए। डायग्राम जब तक बनाओगे नहीं इकोनॉमिक्स के, तब तक आप उसमें कभी भी मास्टर नहीं हो पाओगे। तो चलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, और आप लोग अपने आप के ऊपर पूरा विश्वास बनाए रखिए, दूसरे के ऊपर निर्भरता को कम करिए। आप खुद ही बहुत पर्याप्त हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।